नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार की मासिक समीक्षा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं सितंबर 2025 के महीने में भारतीय शेयर बाजार के प्रदर्शन पर अपना विश्लेषण साझा करने जा रहा हूँ। मैं इन 7 बिंदुओं पर अपनी टिप्पणी साझा करूँगा। पहली, महीने की प्रमुख सुर्खियाँ। दूसरी, प्रमुख बाजार सूचकांकों का प्रदर्शन। तीसरी, सेक्टरों का प्रदर्शन। चौथी, आईपीओ और अन्य बाजार गतिविधियाँ। पाँचवीं, सोना, चांदी, मुद्रा और तेल के भाव। छठवीं, शीर्ष 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन। और सातवीं, भविष्य की संभावनाएं और निष्कर्ष। तो आइए इनमें से प्रत्येक बिंदु को कुछ विस्तार में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया पूरे डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले महीने की प्रमुख सुर्खियां देखते हैं और वो भारतीय बाजार से शुरू करते हैं। बाजार सुधार में सूचकांकों पर लगातार बिकवाली का दबाव रहा। फार्मा पर अमेरिकी टैरिफ और H1B वीजा शुल्क वृद्धि ने आईटी और फार्मा शेयरों को भारी नुकसान पहुंचाया। लगातार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली से बाजार की धारणा और बिगड़ी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। और निफ्टी इंडेक्स में फेरबदल की घोषणा। इंडिगो और मैक्स हेल्थकेयर निफ्टी 50 में शामिल होंगे। आइए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कुछ खबरें देखते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की 25 बेसिस पॉइंट की। आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोने की कीमत नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची। नए टैरिफ की घोषणा के साथ अमेरिकी चीन व्यापार तनाव फिर से भड़का। यूरोपीय आर्थिक भावना में वृद्धि, लेकिन सुधार अभी नाजुक बना हुआ है। और गोल्डमैन सैक्स ने अक्टूबर में बड़ी अस्थिरता की चेतावनी दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बाजार सूचकांकों का प्रदर्शन देखते हैं। ये ग्राफ दिखाता है कि प्रमुख सूचकांकों का प्रदर्शन कैसा रहा। निफ्टी 50 0.77% का रिटर्न दिया सितंबर में। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 3.21%, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निफ्टी नेक्स्ट 50 का। निफ्टी मिड कैप 1.47, निफ्टी स्मॉल कैप 1.18 और निफ्टी 500 ने 1.23% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया, लेकिन निफ्टी 50 कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। खास तौर पे सितंबर के आखिरी 7-8 सेशन में लगातार रेड कैंडल थी निफ्टी 50 ने दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्टरों का प्रदर्शन देखते हैं। तो ये ग्राफ दिखाता है सेक्टर्स का प्रदर्शन। अब इसमें सबसे जो पहली चीज देखते समझ में आती है कि कुछ सेक्टर्स ने तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। जैसे कि पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक को आप देखो 11.41% का रिटर्न। मेटल 9.73% रिटर्न। पीएसई 6.7%। तो अधिकतर सेक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। कुछ सेक्टर्स लेकिन काफी खराब रिटर्न भी दिए, जैसे कि आईटी -4.34, मीडिया -4.28। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि थोड़ा एक्सट्रीम परफॉर्मेंस रहा पिछले महीने में। सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, लेकिन सेक्टर्स ने बहुत खराब परफॉर्मेंस भी दिया। तो इसीलिए ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, जो बड़ी कंपनीज थी निफ्टी 50 में उनका कुछ खास नहीं रहा, लेकिन जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में थी, मतलब बड़ी तो है अभी भी, लेकिन टॉप 50 में नहीं है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईपीओ और अन्य बाजार गतिविधियां देखते हैं। तो आईपीओ में अगर अपन देखें तो आईपीओ स्पेस में मेन बोर्ड में 25 आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ, 17 की लिस्टिंग हुई। एसएमई में 57 आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ और 36 की लिस्टिंग हुई। 57 ओपन हुए, कमाल की बात है। ठीक है, ओएफएस की बात करें, 3 ओएफएस खुले थे, ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड का, इंडो सोलर लिमिटेड का और इमको एल्कॉन लिमिटेड का। ठीक है, अब सेबी ने बहुत सारी कार्रवाइयां करी। मैंने 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ यहाँ पे आपके सामने रखी हैं और इनको थोड़ा-सा इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्रवाइयाँ थी सारी की सारी। पहली थी डेरिवेटिव्स यानी एफ&ओ ट्रेडिंग के लिए कड़े नियम। सेबी ने प्रमुख रूप से अत्यधिक सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने और डेरिवेटिव्स के जोखिम को नकद बाजार की तरलता से अधिक निकट जोड़ने में
इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी वायदा और विकल्प सेगमेंट के लिए बड़े नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू कर दिया है और उसे मंजूरी भी दे दी है। दूसरा है न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता यानी एमपीएस समय सीमा में ढील। सेबी ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता एमपीएस मानदंडों का अनुपालन करने के लिए बहुत बड़ी कंपनियों के लिए समय रेखा को तर्कसंगत बनाया है, जिसका लक्ष्य सुचारू चरणबद्ध डाइल्यूशन और स्थिर आईपीओ पाइपलाइन है। इसमें दो चीजें हैं। पहली है बड़े जारीकर्ताओं के लिए विस्तारित समय रेखा। 500 करोड़ रुपए से 1,50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ के बीच के बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियां को अब 25% एमपीएस सीमा तक पहुंचने के लिए 5 साल का समय मिलेगा। पहले उन्हें 3 साल का समय मिलता था। ठीक है। और दूसरी है न्यूनतम सार्वजनिक पेशकश एमपीओ विकल्प। बड़ी कंपनियों को एक निश्चित मौद्रिक मूल्य, उदाहरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की न्यूनतम सार्वजनिक पेशकश या पोस्ट इशू मार्केट कैप के न्यूनतम प्रतिशत के माध्यम से एमपीएस की आवश्यकता को पूरी करने के लिए लचीलापन दिया गया। तीसरी जो मेजर जो कार्रवाई रही वो है आईपीओ एंकर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में बदलाव। सेबी ने लिस्टिंग के बाद मूल्य स्थिरता बढ़ाने और घरेलू संस्थागत आधार को मजबूत करने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों में एंकर निवेशकों के लिए मानदंडों को परिष्कृत किया। इसमें दो चीजें की गई। पहली, विस्तारित एंकर लॉक इन। एंकर निवेशक आवंटन का 50% अब 90 दिवसीय विस्तारित लॉक इन अवधि के अधीन है, जो पहले पूरे आवंटन के लिए 30 दिनों से अधिक है, ताकि लिस्टिंग के तुरंत बाद अस्थिरता को कम किया जा सके। और दूसरी, बड़ा बढ़ा हुआ घरेलू एंकर कोटा। एंकर हिस्से के लिए समग्र आरक्षण बढ़ाया गया, जिसमें घरेलू दीर्घकालिक पूंजी की भूमिका को मजबूत करते हुए एलआईसी और पेंशन फंडों के लिए एक विशिष्ट हिस्सा आरक्षित कर दिया गया। चौथा, समावेशन और निवेशक संरक्षण के लिए म्यूचुअल फंड सुधार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी ने म्यूचुअल फंड उद्योगों में निवेशकों के लिए लागत कम करने और छोटे शहरों में पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से कई सुधार पेश किए। उसमें से दो हैं एग्जिट लोड कैप में कमी। एक म्यूचुअल फंड स्कीम अधिकतम जो एग्जिट लोड वसूल कर सकती है उसे 5% से घटाकर 3% कर दिया गया है। और दूसरा, बी 30 प्रोत्साहन का नवीकरण। बी 30 क्या है? जो टॉप 30 के बाद की सिटीज हैं उनको बी 30 सिटीज कहते हैं या बी 30 शहर कहते हैं। बी 30 शहरों से नए निवेश के लिए वितरक प्रोत्साहनों को संशोधित किया गया। उन्हें विशेष रूप से नए व्यक्तिगत निवेशकों, एक नए पैन कार्ड द्वारा पहचाने जाने वालों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीमित किया गया, ताकि अप्रयुक्त बाजारों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले। और पांचवा जो कार्रवाई सेबी ने करी वो थी फंड डाइवर्जन पर मैन इंडस्ट्रीज और अधिकारियों पर रोक। एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई में सेबी ने मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और उसके 3 शीर्ष अधिकारियों, जिनमें अध्यक्ष और प्रबंध अध्यक्ष शामिल थे, को 2 साल के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोक दिया। यह कार्रवाई फंड डाइवर्जन, फंड्स की राउंड ट्रिपिंग और एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को कंसोलिडेट ना करने के कारण कंपनी के वित्तीय विवरणों के गलत प्रतिनिधित्व के आरोप पर की गई। यह सेबी के कड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फंड्स को निकालने से रोकने पर जोर देने वाला एक उल्लेखनीय कदम था। ठीक है। और इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज की अगर अपन बात करें तो एफआईआईज जो है वो फिर से नेट सेलर रहे। इस महीने 35,301 करोड़ रुपए के शेयर उन्होंने बेच दिए, जबकि डीआईआईज फिर से नेट बायर रहे और उन्होंने 59,582 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए। अगर म्यूचुअल फंड की एसआईपी की बात करें तो 28,200 करोड़ रुपए की एसआईपी हुई। सितंबर महीने का डेटा है ये, मतलब अगस्त महीने का डेटा सितंबर में आता है, तो ये उस वो है। और बिटकॉइन जो है उसकी वो 1 करोड़ फिर से पार कर गया। एक बिटकॉइन की कीमत सितंबर खत्म होने तक
1,01,31,155 रुपए हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सोना, चांदी, मुद्रा और तेल की कीमतों के बारे में समझते हैं। सोना जो है वो 1,25,900 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। यही इसका उच्चतम था। न्यूनतम जो था वो महीने के शुरुआत में 1,06,030 रुपए के आसपास था। चांदी भी बहुत भागी इस महीने, 1,51,000 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। यही इसका उच्चतम था। न्यूनतम 1,23,000 था महीने के शुरुआत में कभी। अगर अमेरिकी डॉलर के अगेंस्ट रुपए को देखें तो रुपए और बहुत वीक हो गया है। $1 88.84 रुपए के बराबर में बंद हुआ। यही इसका उच्चतम था। न्यूनतम जो था 87.88 था। तेल की अगर बात करें, ब्रेंट जो है $70.76 उच्चतम और न्यूनतम $65.07 पर बैरल। WTI की बात करें, उच्चतम $66.42 और न्यूनतम $61.45 प्रति बैरल। ठीक है, अब शीर्ष 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का देखते कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो ये ग्राफ दिखाता है शीर्ष 10 आर्थिक व्यवस्थाओं का परफॉर्मेंस सितंबर महीने का। तो इसे देख के समझ में आता है कि अधिकतर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। केवल एक जर्मनी था जो नेगेटिव जिसने परफॉर्मेंस किया। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कनाडा का था, उसके बाद जापान का और फिर अमेरिका का। ब्राज़ील ने भी अच्छा किया, फ्रांस ने भी अच्छा किया। तो ठीक है, केवल एक जर्मनी था जिसने नेगेटिव रिटर्न दिए -0.20% के। ठीक है, तो आखिरी चीज़ में अपन मूव करते हैं जो कि भविष्य की संभावनाएं और निष्कर्ष। तो अक्टूबर 2025 में देखने योग्य 6 प्रमुख कारक और रुझान रहेंगे। पहला रहेगा फाइनेंशियल ईयर 26 के Q2 की कॉर्पोरेट आय का सीजन। सितंबर के साथ-साथ Q2 खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर 26 का। तो अक्टूबर में कंपनीज़ के अब जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स आएँगे। तो उन क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे उन कंपनीज़ का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर-नीचे हो सकता है। दूसरा है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी का निर्णय। ये निर्णय जो है 1 अक्टूबर को आएगा। तो जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस समय तक ये वीडियो आ चुका ये डिसीजन आ चुका होगा और उस डिसीजन के बेसिस पे मार्केट ने कुछ ना कुछ रिएक्शन भी दे चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तीसरा है एफआईआई और डीआईआई प्रवाह। तो जैसा हमने देखा कि पिछले महीने तो एफआईआई फिर से नेट सेलर रहे और डीआईआई नेट बायर रहे। ये फिर से हर महीने की तरह इस महीने भी, आने वाले महीने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एफआईआईज अगर बाय करते हैं तो शेयर मार्केट ऊपर जा सकता है। अगला है वैश्विक भू राजनीतिक और व्यापार नीति विकास। इसमें फिर वही वाली बात है, इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाता है, टैरिफ कुछ कम हो जाता है तो उससे उसका फ़र्क होगा। इसके अलावा 15 अक्टूबर तक अमेरिकी सरकार के पास समय है कि वो अपनी सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी निचली कोर्ट का जो फैसला है जिसमें ये टैरिफ्स को इलीगल बताया गया है, अगर उसके अगेंस्ट जाके और उनके फेवर में डिसीजन आता है तो इस तरीके से 15 अक्टूबर भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। पांचवा है इसमें त्योहारी सीजन में उपभोग और मांग। तो अब भारत में त्योहारी सीजन चालू हो चुका है जिससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ये वो सेक्टर्स को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलना चाहिए। और छठा और सबसे आखिरी है मेगा आईपीओ की गतिविधियां और बाजार तरलता पर उनका प्रभाव। तो दो बहुत बड़े आईपीओ अक्टूबर में अभी तक के लिए प्लान है। एक है टाटा कैपिटल का, एक है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। दोनों ही आईपीओ 15,000 करोड़ के आसपास के उसके ऊपर के हैं। ये देखा गया है कि जब भी इतने बड़े आईपीओ बाजार में आते हैं तो बाजार से जो लिक्विडिटी होती है ना, तरलता जो होती है वो उनमें चली जाती है। तो उससे बाजार का परफॉर्मेंस थोड़ा हिल जाता है। तो वो भी देखने लायक होगा अक्टूबर में कैसा रहता है। ठीक है, तो अंत में अगर निष्कर्ष के तौर पर देखें तो भारतीय शेयर बाजार ने सितंबर को सावधानी भरे और मंदी के संकेत के साथ समाप्त किया। लगातार एफआईआईज आउटफ्लोज और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के कारण निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लगातार 7 सत्र में गिरे। अक्टूबर को देखते हुए बाजार विशेषज्ञ सूचकांकों के बढ़त पर बेचे यानी सेल ऑन राइज दृष्टिकोण के बीच महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों और मजबूती से बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उनके संकीर्ण और सीमित दायरे में कारोबार करने का अनुमान लगा रहे हैं। वैसे ऐतिहासिक डेटा दर्शाता है कि अक्टूबर अक्सर बुल्स के पक्ष में होता है, लेकिन लगातार एफआईआई की बिकवाली निकट अवधि की प्राथमिक बाधा बन सकती है। तो मेरी तरफ से इतना ही।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए गुड बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।